आपने लद्दाख में जेड जनरेशन के विरोध प्रदर्शन के बारे में सुना होगा। इसके बारे में कहने के लिए कुछ बातें हैं। जिस बेरोजगारी को असली मुद्दा बताया था, वह क्या है? जरूर इसमें नेपाली प्रभाव है। बाद में उस राज्य से जुड़ा असली मुद्दा केंद्र सरकार द्वारा उसके समाधान के प्रति दिखाई गई अनदेखी थी। यानी यह सोनम वांगचुक दिल्ली आया और यहां कई सरकारी दफ्तरों में मंत्रियों से मिला और एक भी सरकारी अधिकारी उससे मिलने को तैयार नहीं हुआ। भारत का पूरा मीडिया यही कह रहा है कि इसके प्रभाव को नजरअंदाज कर देंगे, यानी शासक यानी राजशाही नहीं बल्कि भारत में लोकतांत्रिक शासन। कई मुद्दे हैं, लेकिन शासकों ने इन सभी मुद्दों पर काबू पा लिया है और उनका समाधान निकाल लिया है। और अगर आप कहते हैं कि यह अमेरिकी डीप स्टेट है जिसने इसे नजरअंदाज किया, तो समस्या यह है कि आपने ट्यूनीशियाई क्रांति के बारे में अवश्य सुना होगा, जिसकी शुरुआत छोटे अरब वसंत से हुई थी। कितने अरब देशों की सरकार को वहां से निकाल दिया गया। मुझे नहीं लगता कि भारत में ऐसा कुछ होगा, लेकिन इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसका कारण बेरोजगारी है, यानी इस सरकार द्वारा दिए गए बेरोजगारी के सभी आंकड़े गलत हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। पिछले 3-4 सालों में भारत के विभिन्न राज्यों में सबसे ज्यादा विरोध प्रश्न पत्र लीक को लेकर हुआ, यानी राज्य प्रशासन द्वारा आयोजित प्रश्न पत्र लीक को लेकर। सरकारी विभागों में भर्ती को समझना जरूरी है। जब नई तकनीक आई तो इस राज्य सरकार ने भी कई तरह से मैन पावर में कटौती की। कई क्लर्क और पिन की जरूरत नहीं रही, लेकिन जो लोग पुलिस और ऐसी सेवाएं लेते हैं उनकी संख्या कम कर दी गई। इसके बाद अंदर खाने बैंड पावर में कटौती की गई। जब सरकार ने विभिन्न तरीकों से लोगों की भर्ती करने की अधिसूचना जारी की तो बड़ी संख्या में लोगों ने आवेदन किया। 10 रिक्तियों के लिए आवेदन किया गया। आवेदन लगभग 10,000 लोग। जब यह घटना हुई तो भाजपा शासित राज्यों में भाजपा ने सबसे ज्यादा आंदोलन किया। इसका सबसे बड़ा प्रमाण रोजगार से जुड़ा है। उत्तराखंड पिछले 2-3 बार से भाजपा शासित राज्य रहा है। उत्तराखंड एक हिल स्टेशन है। कुछ दिन पहले बहुत सारे युवाओं यानी जेड जनरेशन ने देहरादून में विरोध प्रदर्शन किया क्योंकि राज्य के लोक सेवा आयोग का प्रश्न पत्र लीक हो गया था। यह कोई गंभीर मुद्दा है। असल में लोग ऐसी ही नौकरियों की तलाश में रहते हैं। उन्हें कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही है। ये केवल इस सरकार के फर्जी आंकड़े हैं। अगर हमारे उद्योग और यह शेयर बाजार और इस सरकार के आंकड़े इसी तरह बढ़ते रहे तो मेरा सवाल है, अगर यह निश्चित भी है तो नौकरियां पैदा नहीं हो रही हैं। वे केवल फर्जी आंकड़े पकाते और पकाते और पकाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये वोट के सवाल जैसा है। मैं यूपी में जो समझ सकता हूं वह यह है कि कोई विरोध हुआ। यह है मीडिया है, आपने इसे बदल दिया है, लेकिन सोशल मीडिया पर भी यही हो रहा है। लद्दाख में यही हुआ, नेपाल में भी यही हुआ। नेपाल में सरकार ने आखिरकार सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया और फिर वह उल्टा पड़ गया। यानी यह समझना जरूरी है कि सिर्फ लद्दाख ही नहीं बल्कि यहां मीडिया और भाजपा के लोग जिस साजिश की बात कर रहे हैं वह झूठ है। यानी सोनम वांगचुक नामक एक प्रसिद्ध शिक्षाविद, एक प्रसिद्ध इंजीनियर, समाजशास्त्री, कार्यकर्ता आदि है। उन्होंने कई आविष्कार किए हैं और वह कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है। इसलिए कई लोग उनके आविष्कार खरीदने में रुचि रखते हैं। कुछ लोग खरीदते भी हैं, वह उन्हें भेजते हैं और उनके लिए पैसे लेते हैं। फिर अचानक उसी से संबंधित उनके खिलाफ सीबी जांच आ जाती है। भारत विरोधी गद्दार, यही मैं अलग से कहूंगा। जैसा कि आप चाहते हैं, लद्दाख में हो रहे विरोध प्रदर्शन को मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या अन्य जगहों पर हो रहे विरोध प्रदर्शनों की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। सबसे पहले उस इलाके के बारे में जो सीधी बात कही गई वो यह है कि नहीं, वहां सिर्फ वही रह सकते हैं जिनके पास यह है। ये सैनिक ज्यादा से ज्यादा 1.5 साल से लद्दाख में तैनात है। वहां से लौटने वाले सैनिकों में से 15 से 20% बीमार होते हैं। मेरे रिश्तेदारों पर, मेरे दूर के रिश्तेदारों पर भी मामले हुए हैं क्योंकि घटना ऊंचाई पर हुई है। इसलिए वहां रहने वाले लोगों को वहां जाकर लड़ने के लिए कहा जाता है और यहाँ की पुलिस सीआरपीएफ भी लड़ती है। यह कहना गलती है कि इलाका एक जैसा है। यह सरल नहीं है। यह सब सरकार की कई मूर्खतापूर्ण गलतियां हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां भाजपा का राजनीतिक रूप से प्रभाव है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसे बातचीत और चर्चाओं में सुलझाने की जरूरत है। उनका महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि आपको बस इसे सुलझाने की जरूरत है। आपको राज्य के बारे में सब कुछ बताना चाहिए और समझना चाहिए कि वे 6ठी अनुसूची के संबंध में आदिवासी समुदाय है। और इससे पहले जब मनमोहन सिंह सत्ता में थे,
तो इसी तरह के कई अंतराल थे, क्योंकि वहां नौकरियां नहीं है। यह सेना और पुलिस और सीआरपीएफ को उनका मुख्य काम बताया जाता है। उस समय मनमोहन सिंह सरकार हिल स्टेशन से संबंधित एक पैकेज लेकर आई थी, क्योंकि वहां यह कारखाना लगाना संभव नहीं है। लेकिन आपको समझना चाहिए कि सिक्किम में इस सरकार ने, केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप किया और कई फार्मा उद्योगों को कहा कि आप अपने कुछ प्लांट वहां लगाएं, क्योंकि नौकरियां पैदा होनी चाहिए, क्योंकि यह सब चीन के आदेश पर है। सिक्किम में इतने सारे उद्योग और कई संस्थान चले गए, उन्हें वहां जाने के लिए सरकारी खाते से पैसे दिए गए और इसके अलावा उन्हें नौकरियां, पर्यटन से जुड़ी नौकरियां और दूसरी चीजें भी मिली। सिक्किम सबसे स्वच्छ राज्य बना और बाद में सरकार की एक और सिफारिश आई। एक पैकेज था, लेकिन मोदी सरकार ने उस पर विचार नहीं किया। यानी वे कई बड़ी कंपनियों से कहेंगे कि वे इस हिल स्टेशन में रहने वाले लोगों को नौकरियां दें। इस घाटी में, चाहे वह चंडीगढ़ हो, सिलीगुड़ी हो, उस इलाके में कारखाने लगाने का कारण यही है कि वे, अगर सरकार नौकरियां नहीं देगी तो क्या करेगी? वे टैक्स नहीं भरेंगे, क्योंकि वहां इतने सारे लोगों को नौकरियां दी जाती हैं। यह एक ऐसा तंत्र है जो दुनिया में हर जगह चल रहा है। यह सिर्फ भारत में नहीं है। यह सिर्फ भारत में नहीं है। एक अच्छी सुबह में कोई नौकरी नहीं है। वे सेना या पुलिस में लोगों को नौकरी नहीं देते। वे कैसे जिएंगे? जहां तक मुझे पता है, मैंने वहां एक दो पत्रकारों के तौर पर बात की है। उन्होंने कहा कि लद्दाख में परिवार भूख से मर रहे हैं, पैसे नहीं है, चीजें खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तो वे कैसे जिएंगे? इस आम आदमी का मुद्दा यह है कि अगर जीएसटी कम हो गया तो वहां दाम कम कैसे नहीं हो सकते? क्योंकि मैंने पहले एक वीडियो में कहा था कि प्याज या चावल वगैरह के 50 रुपए वहां 101.5 रुपए है। जो घटना पहले सरकार ने की थी, इस जम्मू सरकार ने, यानी कश्मीर को वहां रखने वाली सरकार ने, वहां आने जाने वाले वाहनों और ट्रकों की वजह से उन्हें सब्सिडी मिलेगी तो दाम कम हो जाएंगे। इस केंद्र शासित प्रदेश के बाद वह व्यवस्था बदला गया है। भयंकर दाम मिलेंगे, पर्यटन गायब हो जाएगा। यानी जब हम किसी व्यवस्था में जाते हैं, वह व्यवस्था संतुलित और संतुलित होती है और असंतुलित हो जाती है। अचानक मैं भाला हूं, मैं घटना हूं, उसमें से सब कुछ निकल जाता है। इस तथाकथित देशभक्ति की जरूरत किसे है? आप इसे उबाल कर खा सकते हैं। अगर किसी आदमी के पास जीवन है, तो क्या उसके पास जीवन और आशा नहीं है? क्या देशभक्ति नहीं आती? वहां देशद्रोही कैसे हो सकता है? इसी तरह के मुद्दे कई राज्यों में हैं। क्या यूपी में नहीं है? इस तथाकथित बिहार में कितने बार प्रश्न पत्र लीक हो गया है? अखबार में लीक, उसके अंदर नहीं। सत्ताधारी पार्टी ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि लोगों के पास नौकरियां नहीं है, तो वो अपने लोगों को 10 लाख देंगे या 1 लाख देंगे, लीक कर देंगे। ये घोटाला है, ये असल में है। पहले तो नौकरियां नहीं होती, प्रश्न पत्र लीक करना निश्चित रूप से एक व्यवसाय बन गया है, तो ऐसी ही घटनाएं होती हैं। यानी समझ लीजिए कि जिस घटना का जिक्र मैंने पहले वीडियो में किया था, वो भारत में एक टिकर बम है। ये कहता है कि नई पीढ़ी के पास नौकरियां नहीं है। सरकार इस पर ध्यान देने को तैयार नहीं है। इसके साथ ही अमेरिकी दुनिया में आप जहां भी जाएं, भारतीयों की जरूरत नहीं है। ये सब किसने बनाया? हमारी नीति का क्रियान्वयन, यानी मोदी सरकार ने कई चीजों में या हमेशा जो तबाही मचाई है। अगर भारतीयों को ले जाया गया तो वो वहीं रहेंगे और अमेरिका से यहां आएंगे। यही कारण है, यानी ये कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि रोजगार इस दुनिया में सबसे जरूरी चीज है इस सदी में। इसी तरह एक और चीज है जो हमारे पास है। अगर हमारे यहां आर्थिक बदलाव होते हैं, अगर हमारे यहां तेजी आती है, तो आप समझ जाएंगे कि ये सभी बच्चे जो पढ़ाई छोड़ देते हैं, वे पढ़ाई करेंगे, क्योंकि वे पहले नहीं पढ़ पाते थे। जब अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, चाहे वो खेती हो या किसानी, उनके बच्चों को पढ़ाया जाएगा। ये पढ़ाई करने के बाद ये बच्चे किसानों, अपने पिता, माता और दूसरे दादा दादी की तरह बनेंगे और खेती या दूसरे कामों में नौकरी ढूंढेंगे। मैं यही कह रहा हूं, हमें हमेशा संतुलन बनाना चाहिए, यानी सामाजिक संतुलन, आर्थिक संतुलन वगैरह। और भारत इतनी बड़ी आबादी वाला देश है, और जो गलती हुई वो ये कि झूठे दावों से आंकड़े बढ़ा चढ़ाकर पेश किए गए। इसका सबसे बड़ा नतीजा ये हुआ कि अर्थव्यवस्था मजबूत हुई और जमीन पर कुछ नजर नहीं आया। अगर आपको कोई शक है, तो एक समय दिल्ली जैसी कई जगहों पर इस काम के लिए लोग मिलना मुश्किल था। मैं दिल्ली और गुड़का की बात कर रहा हूं।
आज लोग बस घूम घूम कर कह रहे हैं कि उन्हें नौकरी चाहिए। इस गली में विक्रेता है ना? हम इस गली में सारा सामान बेचते थे। पहले इनकी संख्या 50 थी, अब 200 है। वे काम नहीं करते। वे वहां से कुछ लेते हैं और वही बेचते हैं। वे पुलिस वाले को रिश्वत देते हैं। वे नगर पालिका को रिश्वत देते हैं। इस वृद्धि का कारण यह है कि कोई अन्य नौकरियां नहीं है। यह कारण है, वह है विभिन्न तरीकों से मशीनीकरण। विभिन्न तरीकों से बदलाव हो रहे हैं। चीनी उत्पाद आ रहे हैं। कारखानों में कोई काम नहीं है। यही कारण है। इसका असर भारत के सभी राज्यों पर पड़ने वाला है। उस समय सरकारी नौकरियां जो नौकरियां पैदा करती है। जब सरकार नौकरियां पैदा करती है तो वह प्रश्न पत्र लीक हो जाता है और दूसरों को पीटा जाता है और बदल दिया जाता है। इस सत्तारूढ़ दल के नेता कौन है? यही कारण है। इसलिए हम कहते हैं कि जनरेशन जेड में सबसे बड़ी समस्या है। जब हम एंग्री इंडियंस का मतलब करते हैं तो हमारा मतलब जनरेशन जेड से है। पढ़ाई करो और वही रहो। वे आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना जीवन जीना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं। वे डिजिटल पीढ़ी का हिस्सा है। वे देखते हैं कि हर कोई बिना नौकरी के इधर उधर भटक रहा है और परेशान है। इस बीच हर पॉलिसी मैटर के नाम पर नौकरी नहीं है। भारतीय वापस आ रहे हैं तो इस व्यक्ति को क्या उम्मीद है? उसके माता पिता को क्या उम्मीद है? तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे? भारत में सबसे ज्यादा नशा भांग का है। इसी बात की वजह से एक उम्मीद से भरा युवा वर्ग है। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ये सारी घटनाएं और अपराध कम हो जाएंगे। भारत में हर जगह अपराध बढ़ रहे हैं, खासकर युवाओं में। ये एक समाजशास्त्रीय मुद्दा है। इसलिए ये उसी का एक हिस्सा है कि लद्दाख में जो हुआ, उत्तराखंड में, देहरादून में कुछ विरोध प्रदर्शन हुए। ये एक ऐसा बम है जो भारत के कई हिस्सों में फटने वाला है। मैंने यही कहा, ये एक ऐसा बम है जो फटने वाला है। मैंने यही कहा, ये सीबीआई का मामला है, ये देशद्रोही है। इसकी एक सीमा होती है। आप इसमें कब तक फंसेंगे? क्या आप इसे पाकिस्तान का हाथ कह सकते हैं? क्या आप इसे चीन का हाथ कह सकते हैं? क्या आप इसे अफगानिस्तान का हाथ कह सकते हैं? क्या ये तीनों सीमावर्ती राज्य नहीं है? ये यहां का मीडिया है जो बेतुका काम कर रहा है। गैर जिम्मेदार मीडिया जो भी है, दुश्मन है। आखिरकार नेपाल में भारतीय मीडिया के कारण कोई भी भारतीय उनके पास नहीं जा सकता है। और अगर ये किसी भारतीय को दिया गया तो हालात और बिगड़ जाएंगे। मैं यही कह रहा हूं। हमारे पत्रकार, हमारे मीडिया हाउस और बिना जवाबदेही वाले राजनेता भारत के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। ये देखकर मुझे यही समझ आ रहा है।